ओके जी, हम लोग थर्ड लेक्चर के अकॉर्डिंग आपके पास हाजिर हैं। आज हम लोग ये सीखेंगे कि स्केलर प्रोडक्ट क्या है, यहाँ इसका डॉट प्रोडक्ट नाम क्यों है। तीसरा इसका नाम हो सकता है इनर प्रोडक्ट, क्योंकि आप इसको इनर कंपोनेंट के अंदर रिजॉल्व कर रहे होते हैं। अब स्केलर प्रोडक्ट क्या होती है, देखें दो वेक्टर हो आपके पास, आप उनको करें मल्टीप्लाई। जैसे यहाँ पे नजर आ फोर्स है, दूसरा आपके पास डिस्प्लेसमेंट। आपके पास दो वेक्टर है, फोर्स भी वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर है, दोनों को किया मल्टीप्लाई, रिजल्ट मिला वर्क, यानी वो एक स्केलर क्वांटिटी है। तो अब यहाँ से साबित ये होता है कि दो वेक्टर्स मल्टीप्लाई हों और रिजल्ट मिले आपको स्केलर क्वांटिटी, तो ऐसे ही प्रोडक्ट को हम लोग कहेंगे स्केलर प्रोडक्ट, या दूसरा नाम होगा इसका डॉट प्रोडक्ट। इसी तरह से फोर्स एक वेक्टर है, वेलोसिटी भी एक वेक्टर है। दो वेक्टर्स इस तरह से मल्टीप्लाई हों, फोर्स और वेलोसिटी, कि आपको एक नई क्वांटिटी पावर दे दें। पावर एक स्केलर क्वांटिटी है। तो अब यहाँ से हम डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। When the product of two vector result into a scalar quantity, then the product is called scalar product. Scalar product को एक्सप्रेस करना हो तो उसे डॉट से करना है, लेकिन आप ये बात लिखते नहीं है। अब यूं लिख लें, डॉट प्रोडक्ट can be written as A dot B. So this product is also called dot product. क्यों डॉट? क्योंकि इसके दरमियान क्या आ रहा है, डॉट आ रहा है। अब इसकी एग्जांपल्स की बात करें तो एग्जांपल्स मैंने आपको पहले बता दी हैं। W is equal to F dot D, where work is a scalar quantity, ठीक है, because it is the dot product of two vectors। कौन से दो वेक्टर्स हैं? दो वेक्टर्स का नाम है फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। तो आप इतनी सी बात याद रखेंगे। अगर आप एक एग्जांपल लिख दें तो भी ठीक है, आप दो लिख दें उससे भी ज्यादा अच्छा हो जाएगा। अब आप अगली देखें एग्जांपल, P is equal to F dot B, where power is a vector because it is the dot product of two vectors, force and velocity। तो अब देखें फोर्स और वेलोसिटी दोनों ही वेक्टर हैं, तो आपको नई क्वांटिटी जो मिल रही है वो पावर है। पावर एक स्केलर क्वांटिटी। अच्छा ठीक, अब इसकी एक्सप्लेनेशन करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जरा ये जो डायग्राम नजर आ रही है इसको चेक करें। आपके पास एक वेक्टर है, ये एक वेक्टर जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक मैंने शो करवा दिया। इस वेक्टर का नाम है जी ए। अब इसी तरह से एक वेक्टर और यहाँ पे ड्रा कर देते हैं। इस वेक्टर को हम लोग नाम दे देते हैं जी, ये बी वेक्टर है, ठीक है, यहाँ पर इसका नाम बी वेक्टर है। अब देखें बी वेक्टर की प्रोजेक्शन करनी है किस पे, ए पे। अब ये प्रोजेक्शन का मतलब क्या होता है? प्रोजेक्शन का मतलब होता है इस बी वेक्टर का कुछ अक्स या कुछ हिस्सा, कुछ पार्ट ए वेक्टर के अलोंग होगा, उसका नाम क्या पड़ेगा जी? जब आप डॉटेड लाइन से इसको रिजॉल्व करते हैं ए वेक्टर की डायरेक्शन में, तो आपको कंपोनेंट मिलेगा बी कॉस ऑफ थीटा। अब डॉट प्रोडक्ट क्या लिखेंगे? ए डॉट बी इज इक्वल टू ए लिख लेंगे इस वेक्टर की मैग्नीट्यूड, और बी कॉस ऑफ थीटा लिखेंगे इस वेक्टर की मैग्नीट्यूड इसकी डायरेक्शन में। तो अब इसको पढ़ लेते हैं हम लोग। Consider A dot A and B are two vectors having angle theta between them. Then scalar product can be written as, उसको कैसे जाहिर करते हैं? उसको लिखेंगे जी A dot B is equal to A B cos of theta। अब क्या करेंगे? Now draw perpendicular from head of B on A। ये देखें, draw perpendicular from head of B to on A, ठीक है। अब क्या होएगा? Also draw perpendicular from head of A on B। ये तो अगली एक एग्जांपल, अगर B से A की तरफ नहीं रिजॉल्व करते तो फिर अगला वो बाद में देख लेते हैं। अभी तो इसको लिखेंगे क्या, A डॉट B इज इक्वल टू ए बी कॉस ऑफ थीटा। क्यों? क्योंकि A वेक्टर की ये मैग्नीट्यूड A आ गया, और B वेक्टर का इसके अलोंग कंपोनेंट है वो B कॉस ऑफ थीटा, आपने यहाँ पे लगा दिया। तो अब फार्मूला क्या बन जाएगा? ये देखेंगे यहाँ पे लिखा हुआ है उसने। अब जी इसको यूं भी लिख सकते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ A टाइम्स इज इक्वल टू प्रोजेक्शन ऑफ B ऑन A। अगर अगर आप देखें B को A में रिजॉल्व नहीं करना चाहते तो फिर A को B में रिजॉल्व कर दें। ये देखें A वेक्टर है, इसकी डॉटेड लाइन जाके गिर रही है किस पे, B पे, तो लिहाजा इसका कंपोनेंट क्या होएगा,
ए वेक्टर का बी की डायरेक्शन में, वो होगा हमारे पास ए कॉज ऑफ थीटा। तो अब क्या हो जाएगा, बी डॉट ए इज इक्वल टू बी ए कॉज ऑफ थीटा, बी लिख लिया, ए कॉज ऑफ थीटा लिख लिया, तो बस इतना ही इनफ है। अब ये करेक्टरिस्टिक्स आ जाती हैं जी इसकी हमारे पास। पहली करेक्टरिस्टिक है ये स्केलर प्रोडक्ट इज कमोटेटिव। यहाँ अगर पहली करेक्टरिस्टिक है स्केलर प्रोडक्ट इज कमोटेटिव। अगर ये कमोटेटिव ना लिखें तो आप फिर यूं भी लिख सकते हैं कि ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए। ये इस तरह से भी क्वेश्चन शॉर्ट भी आ जाया करता है, लॉन्ग ना आए तो। अब देखिए आपने पहले कहा ए डॉट बी करेंगे तो आंसर मिलेगा आपको ए बी कॉज ऑफ थीटा, बी डॉट ए करेंगे तब भी आंसर आपको क्या मिलेगा, बी ए कॉज ऑफ थीटा। ए और बी मैग्नीट्यूड आप इसकी जगह रिप्लेस कर सकते हो। यहाँ पे लिखा हुआ है सिंस ए बी इज इक्वल टू बी ए, यानी बी ए की जगह पे आप ए बी भी लिख सकते हो, लिहाजा बी डॉट ए का बन जाएगा बी ए कॉज ऑफ थीटा। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों को कंपेयर कर लें, दोनों के आंसर के सेम आ रहे हैं, तो ए डॉट बी कर लें या बी डॉट ए कर लें, आंसर सेम है। यानी 2 मल्टीप्लाई बाय 3 कर लें या 3 मल्टीप्लाई बाय 2 कर लें, आंसर सेम ही आएगा। तो लिहाजा स्केलर प्रोडक्ट प्रूव हो गया क्या है, कम्यूटेटिव है। अब स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स इज जीरो, ठीक है, यानी ए डॉट बी इज इक्वल टू जीरो, ये शो कर रहा है। अब देखें एक वेक्टर आपके पास ये हो गया, ठीक है, एक आपके पास वेक्टर दूसरा जो है वो बी है, इस डायरेक्शन में हो गया। दोनों के अंदर अगर एंगल देखें, ओरिएंटेशन कितनी बन रही है, 90 बन रही है। तो आप देखें ए डॉट बी करेंगे तो क्या आ जाएगा, ए बी कॉज ऑफ थीटा, लेकिन थीटा आपके पास है कितना, एग्जैक्ट 90 है, तो लिहाजा ए बी कॉस थीटा ना लिखें, थीटा की वैल्यू आ गई 90। और याद रखें कॉस 90 पे जीरो होता है, तो ए बी इंटू जीरो लग गया। जीरो जब किस चीज से मल्टीप्लाई होता है तो वो भी क्या हो जाता है, जीरो ही हो जाता है। तो ये साबित हो गया स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर इज जीरो। अब इसको अगर यूनिट वेक्टर्स की फॉर्म में बताएं, पहले तो आपको यूनिट वेक्टर का पता होना चाहिए। जो एक्स डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर होता है वो आई होता है, वाई डायरेक्शन में जे होगा, जेड डायरेक्शन में के यूनिट वेक्टर होगा। अब यूनिट वेक्टर है क्या, एक ऐसा वेक्टर जिसकी मैग्नीट्यूड कितनी हो, 1 हो, एक ऐसा वेक्टर जिसकी मैग्नीट्यूड कितनी हो, 1 हो, उस वेक्टर को हम लोग क्या नाम दे देते हैं, यूनिट वेक्टर। ठीक है जी, एक्स के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर आई होता है, वाई के अलॉन्ग जे होता है, जेड के अलॉन्ग के होता है। सादा लफ्जों में ये सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन बताने के लिए होता है। अब देखें आई डॉट जे, आई और जे इन दोनों के दरमियान एंगल कितना बनेगा, 90। तो अब देखें आई डॉट जे करेंगे तो आंसर आपको कितना मिलेगा, 0। जे डॉट के कर लें, ये भी दोनों 90 में है। अच्छा कुछ बच्चे ये सोचेंगे कि वाई और जेड में 120 एंगल बन रहे हैं, नहीं ऐसा नहीं है। आपका ये जो स्क्रीन शो हो रही है ये 2 डायमेंशनल है, यानी एक्स और वाई डायरेक्शन है। जेड डायरेक्शन 3D इस पे कैसे ड्रा करेंगे, ये जेड डायरेक्शन बेसिकली आपकी तरफ है, बाहर की तरफ है, इसका मतलब है तीनों एक्स वाई जी एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है। अब देखिए इसी तरह से आप लोग के डॉट आई कर लें तभी आपको क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। प्रूव भी कर देते हैं इसको, आई डॉट जे किया, आई वेक्टर आ गया, जे वेक्टर की मैग्नीट्यूड आ गई cos 90 आ गई, यूनिट वेक्टर की वैल्यू 1, जे यूनिट वेक्टर की वैल्यू 1, cos 90 पे 0, सबको मल्टीप्लाई किया 0। तो इस तरह से ये एज अ शॉर्ट क्वेश्चन भी हो सकता है आप लोगों के लिए। अगली प्रॉपर्टी है जी, द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू पैरेलल वेक्टर इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड्स। ठीक है जी, यानी आप इसको यूं भी लिख सकते हैं, ए डॉट बी इज इक्वल टू प्रूव दैट ए बी आता है आपके पास आंसर, तो ये भी हो सकता है। चेक करें, ए डॉट बी करेंगे तो आंसर मिलेगा ए बी कॉस ऑफ थीटा। ठीक है जी, इसी तरह से थीटा आपके पास पैरेलल वेक्टर, ये देखें एक वेक्टर ए है, दूसरा वेक्टर आपके पास बी है, दो वेक्टर्स अगर पैरेलल हों, मुतवाजी हों, एक ही सिमत में हो, तो उनके दरमियान एंगल कितना होता है, 0 डिग्री। तो ये आप देखें थीटा इज 0 डिग्री। तो अब इसको सॉल्व करते हैं, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस ऑफ थीटा लिखा हुआ है आपने ऑलरेडी, ए डॉट बी कॉस ऑफ 0 लिख लिया, कॉस 0 पे वैल्यू देता है 1, तो ये हो गया ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी। अब इसको पढ़ भी लेते हैं, ये कितने वेक्टर हैं, एक और एक, ये दो, 2 वेक्टर्स, और हैं कैसे, 2 पैरेलल वेक्टर्स इज इक्वल टू, ये दोनों हो रहे हैं मल्टीप्लाई, तो ये कहेंगे प्रोडक्ट। अच्छा
two parallel vectors is equal to product of their magnitudes। तो ये प्रूव हो गया। अब इसको यूनिट वेक्टर्स की फॉर्म में देखें। ए वेक्टर एक्स डायरेक्शन में जा रहा है तो इसका यूनिट वेक्टर क्या होगा आई। बी वेक्टर भी उसी डायरेक्शन में जा रहा है तो इसका यूनिट वेक्टर भी क्या होगा आई। तो आई डॉट आई भी 1 के इक्वल होगा। सिमिलरली जे डॉट जे भी इज इक्वल टू 1 होगा एंड के डॉट के भी 1 के इक्वल होगा। अब इसको प्रूव भी कर लेते हैं। आई डॉट आई है आई यूनिट वेक्टर की मैग्नीट्यूड, फिर आई यूनिट वेक्टर की मैग्नीट्यूड cos ऑफ 0 डिग्री, यूनिट वेक्टर की वैल्यू 1, यूनिट वेक्टर की वैल्यू 1, cos 0 पे 1, तो 1 को मल्टीप्लाई कर लो, आंसर भी कितना आ रहा है 1 ही आ रहा है। अब यहाँ पे देखें फॉर एंटी पैरेलल वेक्टर्स, एंटी पैरेलल वेक्टर्स के लिए क्या होगा। अब एंटी पैरेलल वेक्टर वो होते हैं जो एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में हो। लेट ए एक्स में एक पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में जा रहा है तो बी वाला जो वेक्टर है वो नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में जा रहा है, तो दोनों के एक दूसरे के लिहाज से एंगल कितना हो जाएगा 180 डिग्री। तो अब जी थीटा इसके लिए कितना बता दिया उसने 180 डिग्री। ए बी कॉस ऑफ थीटा नहीं लिखा, थीटा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी है 180 डिग्री। ठीक है, ए बी लिख लिया आपने, कॉस 180 की जगह पे क्या लिख लिया -1 लिख लिया। क्यों? क्योंकि cos 180 में -1 वैल्यू देता है, तो लिहाजा a डॉट बी इज इक्वल टू हो जाएगा -ab। अब अगली वैल्यू, अगली कैरेक्टरिस्टिक है द सेल्फ प्रोडक्ट ऑफ अ वेक्टर a इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड। यहाँ इसको आपसे ये भी पूछा जा सकता है शॉर्ट के तौर पे, प्रूव करें a वेक्टर डॉट a वेक्टर इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड। अब देखें यहाँ से देखें a डॉट a इज इक्वल टू ए कॉस ऑफ 0 डिग्री। क्यों? क्योंकि b वेक्टर जो है वो भी आपका a ही है, तो cos 0 पे वैल्यू 1 देगा, a मल्टीप्लाई बाय a करेंगे तो a स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो ये साबित हो गया। अब अगला क्वेश्चन, इसी का अगला पार्ट है सेल्फ प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स a एंड b इन टर्म्स ऑफ देयर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। अब रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स क्या होते हैं? एक वेक्टर के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट 3 हो सकते हैं। एक्स डायरेक्शन में होगा एक, दूसरा वाई डायरेक्शन में होगा, तीसरा जेड डायरेक्शन में होगा। तो ए वेक्टर के 3 रेक्टेंगुलर कंपोनेंट कौन कौन से हुए जी? ए एक्स आई, ए वाई जे, ए जेड के। बी वेक्टर के 3 कंपोनेंट कौन से हुए? बी एक्स आई, बी वाई जे, बी जेड के। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। अब ए डॉट बी लिख लिया, ए नहीं लिखा, ए की वैल्यू लिख ली, ए एक्स आई, ए वाई जे, ए जेड के, डॉट वैसे का वैसे ही लगा दिया। बी वेक्टर नहीं लिखा, बी की वैल्यू लिख दी है, बी एक्स आई प्लस बी वाई जे प्लस बी जेड के। अब देखिए मैथ का ये रूल है, पहला कंपोनेंट जो है वो तीनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर दूसरा ए वाई जे तीनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, ए जेड के इन तीनों के साथ अलग अलग से मल्टीप्लाई होगा। तो करते हैं, ए एक्स पहले मल्टीप्लाई करें बी एक्स से, तो क्या बन जाएगा ए एक्स बी एक्स, साथ में आई डॉट आई ये लिखा हुआ। इस तरह से ए एक्स मल्टीप्लाई बाय बी वाई, ए एक्स बी वाई लिख लिया, यूनिट वेक्टर आई, इधर से यूनिट वेक्टर जे, आई डॉट जे आ गया। इसी तरह से ए एक्स आई इज मल्टीप्लाई विद बी जेड के, ए एक्स बी जेड लिख लिया, यूनिट वेक्टर आई है, इधर से यूनिट वेक्टर के है, आई डॉट के लिख लिया। सिमिलरली ए वाई जे मल्टीप्लाई बाय बी एक्स है, तो ए वाई बी एक्स आई लिख लिया। ठीक है, ए वाई बी एक्स जे डॉट आई, तो ये लिख लिया। इसी तरह से ए वाई मल्टीप्लाई बाय बी वाई वो आ गया, जे डॉट जे आ गया। इसी तरह से ए वाई मल्टीप्लाई विद बी जेड आपने लिख लिया, जे मल्टीप्लाई विद के लिख लिया, ये वाली वैल्यूज। अब इसी तरह से सिमिलरली आपने z वाले को भी मल्टीप्लाई करना है, आपने उसको भी पकड़ना है, उसके कंपोनेंट को तीनों से मल्टीप्लाई कर देना, तो आपके पास ये वाली वैल्यूज आएंगी। ठीक है, अगर नहीं तो अभी कर भी लेते हैं। ए जेड के मल्टीप्लाई बाय बी एक्स आई, तो ए जेड बी एक्स, ठीक है, ए जेड बी एक्स के डॉट आई, ए जेड मल्टीप्लाई बाय बी वाई, ए जेड बी वाई आ गया, के डॉट जे आ गया, ए जेड के मल्टीप्लाई विद बी जेड के, ठीक है, के डॉट के आ गया। अब देखें अभी अभी हमने सीखा था आई डॉट आई 1 वैल्यू देगा और आई डॉट जे 0 वैल्यू देगा, आई डॉट के भी 0 वैल्यू देगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है। सिमिलरली जे डॉट आई परपेंडिकुलर है तो ये वाली वैल्यू 0 हो जाएगी, जे डॉट जे 1 वैल्यू देगा, जे डॉट के करेंगे तो 0 वैल्यू देगा।
सिमिलरली के डॉट आई जीरो वैल्यू देगा, के डॉट जे जीरो वैल्यू देगा, क्यों? क्योंकि दोनों परपेंडिकुलर हैं। के डॉट के 1 वैल्यू देगा, तो ये लिखा हुआ है आई डॉट आई की जगह पे 1 आ गया, आई डॉट जे की जगह पे 0 आ गया, आई डॉट के की जगह पे 0 आ गया। अब फिर रीजन क्या होगी? वही रीजन है कि दोनों परपेंडिकुलर हैं, इस वजह से 0 आ गया। जे डॉट आई करेंगे 0 मिलेगा, जे डॉट जे पैरेलल वेक्टर्स है 1 आ जाएगा, जे डॉट के करेंगे परपेंडिकुलर 0 आ जाएगा, के डॉट आई परपेंडिकुलर 0, के डॉट जे परपेंडिकुलर 0, के डॉट के पैरेलल वेक्टर, तो यूनिट वेक्टर वैल्यू मिलेगी 1 आपको। तो आप जी जो 1 वाली वैल्यू है 1 को ए एक्स बी एक्स से मल्टीप्लाई करोगे ए एक्स बी एक्स ही मिलेगा। ये वाली 0 जब किससे मल्टीप्लाई होता है पूरी टर्म ही 0 हो जाएगी, ये भी पूरी 0 0, ये भी 0, ये वाली टर्म 0, तो यहाँ से बचेगा ए वाई बी वाई, ये दोनों टर्म 0, ए जेड बी जेड, तो दिस इज कॉल्ड स्केलर प्रोडक्ट इन टर्म्स ऑफ यूनिट वेक्टर। बस यहाँ पे आपका लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो ये वाला एंड हो जाता है। लेकिन यहाँ पे एक क्वेश्चन भी है, ये बहुत दफा शॉर्ट क्वेश्चन में आता है। एक लड़का है वो जो है ना नीचे गिर रहा है, ठीक है, एज से, तो अब बताएं कि उसको बचने के लिए क्या करना पड़ेगा। देखिए ये आगे की तरफ गिर रहा है, तो इसे चाहिए बैकवर्ड डायरेक्शन में अपने आप को पुश करे। In order to avoid falling, we should bend in backward direction so that our center of gravity will remain within line of action and we will remain in stable equilibrium. होप सो आपको बहुत सारी बातें समझ आई होंगी और ये लॉन्ग क्वेश्चन भी लिखने का मेथड आपको मिल गया होगा, कौन कौन सी बातें याद रखनी है। तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह ने के बाद।